चलो लास्ट डिस्कशन इसमें है रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग, इसी को मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ कूलिंग दैट मीन्स dt बाय dt, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, यही रेट ऑफ कूलिंग है। तो पावर लॉस और रेट ऑफ कूलिंग में क्या रिलेशन है? तो पावर लॉस dq बाय dt या dh बाय dt जो भी नाम दें, और रेट ऑफ कूलिंग माइनस ms dt बाय dt, ये आपस में रिलेशन है। पावर लॉस किस रेट से हो रहा है और रेट ऑफ कूलिंग क्या आएगा? ms dt बाय dt। इसका सराउंडिंग टेम्परेचर T0 है, इसका 2T0 है, इसकी रेडियस r है या एरिया a है, ये मान लिया। ठीक है, अब होता फाइंड रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, और सेकंड पूछा होता टाइम व्हेन टेम्परेचर फॉल्स टू 3T0 या 2T0। इनिशियली टेम्परेचर ले लेता हूं मैं 3T0। तो अब इसमें अगर हमें आंसर निकालना होता रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, तो हम क्या लिखते? पहले पावर रेडिएटेड, पावर रेडिएटेड ब्लैक बॉडी मान लेते हैं इसको, सिग्मा ए 3T0 टू दी पावर 4। इस इंस्टेंट पे पावर एब्जॉर्ब्ड सिग्मा ए T0 टू दी पावर 4। और अगर मैं किसी इंस्टेंट पे बात करूं तो लेट एट एनी इंस्टेंट, अगर इसका टेम्परेचर T है, इसका टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, रेडिएशन ओनली की बात कर रहे हैं, तो नेट पावर लॉस, तो यहां फिर हम T लिखते इज इक्वल टू सिग्मा ए T टू दी पावर 4 माइनस T0 टू दी पावर 4, और नेट पावर लॉस को ही माइनस ms dt बाय dt लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ कूलिंग किस पे डिपेंड कर रही है? इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय ms t टू दी पावर 4 माइनस T0 टू दी पावर 4, ये नेगेटिव साइन, और अगर टेम्परेचर एज अ फंक्शन, ये रेट ऑफ कूलिंग है। ठीक है, सिग्मा यूनिवर्सल कांस्टेंट, एरिया बॉडी की प्रॉपर्टी, मास बॉडी की प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक हीट मटेरियल की प्रॉपर्टी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू दी पावर 4 माइनस T0 टू दी पावर 4, ये रेट ऑफ कूलिंग है। और अगर मुझे निकालना ही होता किसी भी समय टेम्परेचर, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ए बाय ms dt, लिमिट 0 से t, लिमिट टेम्परेचर की इनिशियली 3T0 फाइनली T0। तो इस नेगेटिव से हम चाहें तो लिमिट पलट सकते हैं, तो सिग्मा ए बाय ms t इज इक्वल टू T0 से 3T0 dt बाय T टू दी पावर 4 माइनस T0 टू दी पावर 4। हालांकि इसको सॉल्व करना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये बना dx बाय x पे 4 माइनस a पे 4, ये इसको लिखें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन 2a स्क्वायर लिख सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन लगाया, ये इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए, इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x बाय ए, मिल गया आंसर। तो इस तरीके से हम ये वाली वैल्यू छाप के इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं निकाल नहीं रहा हूं, ये आपका काम है, ये हिंट दे दी मैंने, पार्शियल फ्रैक्शन से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन हमारा काम यहां ये था कि रेट ऑफ कूलिंग समझना और रेट ऑफ पावर रेडिएटेड। तो नेट पावर रेडिएटेड क्या है? पावर रेडिएटेड तो ये है, सिर्फ पावर रेडिएटेड, पावर एब्जॉर्ब ये है, नेट पावर लॉस ये। ठीक, तो इसमें अगर मैं कंपेयर करूं, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, एक डिस्क है जिसकी रेडियस r है, थिकनेस कुछ d है, ठीक है। अब अगर इसमें
चलो थोड़ा और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सा लेते हैं कि रेट ऑफ कूलिंग में हम दो स्फीयर की बात कर रहे हैं, एक की रेडियस R1 है, एक की रेडियस R2 है, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर T है। अब पूछा होता पहला इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, दूसरा पावर रेडिएटेड, तीसरा नेट पावर लॉस, चौथा रेट ऑफ कूलिंग, सराउंडिंग टेम्परेचर T0 है। तो पहला पूछा है इन दोनों का टेम्परेचर सेम है T और T, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, तो सिग्मा T⁴ सिग्मा T⁴ दोनों के लिए सेम। पावर रेडिएटेड सिग्मा 4πr1 स्क्वायर T⁴ सिग्मा 4πr2 स्क्वायर T⁴। नेट पावर लॉस सिग्मा 4πr1 स्क्वायर T⁴ माइनस T⁴ सिग्मा 4πr2 स्क्वायर T⁴ माइनस T⁴। क्योंकि जो एरिया पावर रेडिएट कर रहा है वही एब्जॉर्ब कर रहा है, ये बनेगा परफेक्ट ब्लैक बॉडी मानी। तो यहां देखेगा कि पावर लॉस का रेशो R1 स्क्वायर रेशो R2 स्क्वायर है, पावर रेडिएटेड का रेशो भी R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर है। ऑब्वियसली इंटेंसिटी 1:1 है, क्योंकि इंटेंसिटी तो टेम्परेचर की प्रॉपर्टी है, लेकिन टोटल पावर कितनी है वो एरिया की प्रॉपर्टी है। तो जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रेडिएट होगी, उतनी ज्यादा नेट पावर लॉस होगी, ठीक है। तो जितना सरफेस एरिया उतनी ज्यादा पावर लॉस होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आया रेट ऑफ कूलिंग, लेकिन रेट ऑफ कूलिंग इज रेट ऑफ पावर लॉस बाय ms, लेकिन दिक्कत है कि मास अलग अलग है। रेट ऑफ पावर लॉस किस पे डिपेंड कर रहा है? R², लेकिन मास क्या है? डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r³ इंटू स्पेसिफिक हीट, और ये अगर लिखूं तो ये 4 पाई r² T⁴ माइनस T⁴, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r बना। आंसर आया 1/r1 रेशियो 1/r2। रेट ऑफ कूलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेट एट विच पावर इज लॉस्ट। तो पावर लॉस प्रोपोर्शनल टू एरिया है, लेकिन ये प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, 1/ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मींस जो ज्यादा बड़ा होगा वो ज्यादा एनर्जी फेंकेगा, लेकिन जल्दी ठंडा कौन होगा? जो छोटा है। भले ही एनर्जी कम फेंक रहा है, मास भी तो इसका कम है, एनर्जी R² और मास R³, तो ये 1/r, तो जल्दी ठंडा ये होगा, ये देर में ठंडा होगा। मतलब अगर हमने ये कढ़ाई में गुलाब जामुन रखे हैं, एक बड़ा गुलाब जामुन है, एक छोटा गुलाब जामुन है, दोनों उठा के किसी प्लेट में जाके हमने सर्व किए, ठीक है। तो सर्व करने पे ये बड़ा वाला गुलाब जामुन जल्दी ठंडा, सॉरी देर में ठंडा होगा, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। आ गया समझ में? यही वजह है कि किसी चीज को बहुत छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाए तो काफी जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस भी है, ये पक्का सबने एक्सपीरियंस किया होगा। तो बड़े ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ कूलिंग कम है, ऑल्दो इसकी रेट ऑफ रेडिएशन ज्यादा थी, ठीक है। तो ये रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ रेडिएशन में डिफरेंस हमने देखा, ठीक। तो ये हमने बात की जब रेडिएशन ओनली मोड था, रेडिएशन ओनली मोड था तब ये। अदरवाइज पावर लॉस या एनर्जी लॉस या गेन या एनर्जी एक्सचेंज, देखें कंडक्टर में डायरेक्टली, कंडक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ये था, कन्वेक्शन में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस था। रेडिएशन में लेकिन दिक्कत क्या हो गई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T0 माइनस T⁴, ये बना। यहां ये T माइनस T0 था, यहां भी T माइनस T0 था। तो ये 3 मोड है, इसमें ये है, लेकिन अगर इसमें इफ T इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कंपेरेबल टू T0, या मैं लिखूं T इज इक्वल टू T0 प्लस डेल्टा T, वेयर
डेल्टा टी काफी छोटा है टी नॉट के मुकाबले। तो अगर टेम्परेचर चेंज में ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है तो मैं इसको टी नॉट प्लस डेल्टा टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4 और बाइनोमियल लगा दूं। ठीक है, तो टी नॉट टू दी पावर 4 कॉमन ले लूं, 1 प्लस डेल्टा टी बाय टी नॉट का होल क्यूब माइनस 1 1 1 कट गया, टी नॉट टू दी पावर 4 इंटू 3 डेल्टा टी क्यूब पावर 4 है, सॉरी 4 टी क्यूब, तो 4 इंटू दिस, तो ये बन गया ओवरऑल 4 टी क्यूब डेल्टा टी। ये बना, बाइनोमियल लगाई, और ये 4 टी नॉट क्यूब सराउंडिंग का है जो कि कांस्टेंट है, तो दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। मतलब रेडिएशन का लॉस भी डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा बड़ा नहीं है। किसके रिस्पेक्ट में? टी नॉट के रिस्पेक्ट में। जैसे एक टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है, एक 40 डिग्री सेल्सियस होता, ठीक है, तो यहां पे मैं कह सकता हूं डिग्री सेल्सियस से कंपेयर नहीं करना है, यहां इनका गैप कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री सेल्सियस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं है। लेकिन जब केल्विन में करो, ये 273 303 केल्विन, ये 313 केल्विन, गैप कितने का है इनके बीच का? 10 केल्विन, तो 10 केल्विन तो इसके रिस्पेक्ट में काफी छोटा है ना, क्योंकि ये केल्विन में यूज होना है, तो 10 केल्विन 303 केल्विन के रिस्पेक्ट में काफी छोटा है। मतलब हम यहां ये कह रहा हूं कि आप 303 टू दी पावर 4 और 313 टू दी पावर 4 ये लिखें इज इक्वल टू 4 टी क्यूब इंटू डेल्टा टी, ये 4 टी क्यूब डेल्टा टी। तो प्रैक्टिकली जो 20 30 40 डिग्री हैं, प्रैक्टिकली टेम्परेचर में हम मान सकते हैं कि टी और टी नॉट कंपेरेबल है, क्योंकि टी नॉट हमारा 300 केल्विन है, सराउंडिंग का टेम्परेचर लगभग 300 केल्विन के रिस्पेक्ट में 20 30 40 डिग्री हम नेग्लेक्ट मार सकते हैं, इसीलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि हम तीसरे में भी डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। प्रैक्टिकली तीनों मोड एक साथ हो सकते हैं, तो तीनों मोड हो सकते हैं, तो रेट ऑफ पावर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये। और अब जरा सोचिए, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर लॉस बाय मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो फॉर अ गिवन बॉडी, अगर बॉडी फिक्स है तो एम एस इज कांस्टेंट, तो रेट ऑफ कूलिंग कैन बी एज्यूम्ड एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये डिफरेंस, तो dt बाय dt is equal to minus k t minus t naught, where k is a constant, depends on body, material and surrounding as well। ये सराउंडिंग का भी फंक्शन है क्योंकि इस कांस्टेंट में शायद टी नॉट का भी रोल है, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है कि लॉस ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग, बशर्ते कि सराउंडिंग का टेम्परेचर उस चेंज में काफी कम हो, मतलब चेंज हो 10 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री ऐसा, और सराउंडिंग 300 400 केल्विन हो। ठीक है, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है जो हम डेली जितने भी क्वेश्चंस हैं, डेली प्रॉब्लम्स के लिए हम बिल्कुल सही मान लेंगे इसको। ठीक है, तो डेली प्रॉब्लम्स जितने हैं, मतलब इवन 100 डिग्री तक भी, वाटर जैसे वाटर का टेम्परेचर हो रहा है कम, बॉडी का हो रहा है एटसेट्रा, तो डेली लाइफ में जितने भी टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहे हैं उनमें ये करेंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर जैसे होता कि 800 केल्विन से 1200 केल्विन हो गया, तो वहाँ डिफरेंस 400 केल्विन है, 400 केल्विन 800 केल्विन की रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं है, तो फिर वहाँ आपको प्रॉपर फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे पावर 4 टाइप के। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखें, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ही लास्ट हमारा लॉ है। तो एग्जाम्पल में जैसे देखिए, फाइंड इफ
टेम्परेचर फॉल्स एट रेट 0.1 डिग्री सेल्सियस पर मिनट फॉर बॉडी एट 60 डिग्री सेल्सियस. फाइंड रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर a body is at 40 degree Celsius. Assume temperature of surrounding is equal to 25 degree Celsius. तो जैसे ये दिख रहा है कि डेली लाइफ वाले कैलकुलेशंस हैं, तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज करेंगे. तो dt बाय dt इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नॉट. तो पहले कितना था 0.1 माइनस के, टेम्परेचर कितना था 60, सराउंडिंग का कितना था 25. अब कितना है नहीं पता. के इसका टेम्परेचर कितना है 40 माइनस 25. तो 0.1 बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 60 माइनस 25 35 बाय 15. तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 0.1 इंटू 15 बाय 35 डिग्री सेल्सियस पर मिनट. ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. ठीक है. के कांस्टेंट बॉडी की भी प्रॉपर्टी है, सराउंडिंग की भी प्रॉपर्टी है. सराउंडिंग टेम्परेचर कभी बदलना नहीं है 25. बॉडी हमारी सेम है तो के सेम रहेगा, के कट जाएगा. क्लियर. तो ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एग्जांपल. अब दूसरे एग्जांपल में मैं क्या कर रहा हूं, एट टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस, एट टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस. अब अगर क्वेश्चन ये होता और एज्यूम रेडिएशन ओनली, तो फिर ऐसा भी लिखा होगा कि बॉडी रेडिएट कर रही है. और अब जरा देखिए डेल्टा टी कितना है. सराउंडिंग और बॉडी के बीच का डिफरेंस पहले 100 था, अब डिफरेंस 300 है. और सराउंडिंग का 27 मतलब 300 केल्विन है. डेल्टा टी 100 केल्विन, सराउंडिंग का 300 केल्विन. और सेकेंड में तो और ज्यादा डेल्टा टी, ये टेम्परेचर कितना हो गया 327 माइनस 300 तो 300 600 300 केल्विन. सराउंडिंग का 300 केल्विन निग्लिजिबल नहीं है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पावर 4 वाला फॉर्मूला. तो dt बाय dt इज प्रोपोर्शनल टू t टू दी पावर 4 माइनस t नॉट टू दी पावर 4. तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर 0.1 इज इक्वल टू के टाइम्स, पहले केल्विन में करो 127 का 400 टू दी पावर 4 300 टू दी पावर 4. अब क्वेश्चन मार्क माइनस के, इसका 600 टू दी पावर 4 माइनस 300 टू दी पावर 4, ये लगेगा. ठीक है. तो बड़े टेम्परेचर डिफरेंस है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बड़ी वैल्यू आ जाए तो, और रेडिएशन ओनली लिखा हो तो ये करेंगे. अदरवाइज हम सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ले लेंगे. ठीक है. तो एक आध न्यूमेरिकल और करते हैं. क्वेश्चन, अ बॉडी एट 80 डिग्री सेल्सियस cools to 70 डिग्री सेल्सियस in 10 minutes. Find time it takes to cool down. The voice privacy contents have been updated. To continue, review the updated items on your screen. Find time it takes to cool down to 70 हो गया 60 डिग्री सेल्सियस. देखिए तो एक क्वेश्चन है, अ बॉडी एट 80 डिग्री सेल्सियस कूल्स टू 70 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट्स, फाइंड टाइम इट टेक्स टू कूल डाउन टू 60 डिग्री सेल्सियस. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम लगाएंगे. तो dt बाय dt इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नॉट. तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, तो इंटीग्रेशन लगेगा. टी नॉट की वैल्यू कितनी है, और यहां चूंकि टेम्परेचर डिफरेंस है तो फर्क नहीं पड़ता ये केल्विन में है कि सेल्सियस में. तो यहां सराउंडिंग एज्यूम, तो मुझे देना पड़ेगा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस. तो ये बना माइनस के टी माइनस 20. तो इंटीग्रेट करें,
dt बाय टी माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस के डी टी। पहले टेम्परेचर था 70, अब था 60, 0 से 10, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनती हमारी 80 टू 70 था पहले में, सॉरी, दूसरे में 70 से 60 था। dt बाय टी माइनस 20 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t के dt। सेकेंड, इसको सॉल्व करूं तो ये लिखा है log t माइनस 20, 70 माइनस 20 कितना बनेगा 50, 80 माइनस 20 60। दूसरे का इक्वेशन बना log ऑफ 60 माइनस 20 40 बाय 50 इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। और डिवाइडिंग दीज टू इक्वेशंस, अगर मैं दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दूं तो यहां t की वैल्यू आ गई, यहां k कट जाएगा, तो 10 टाइम्स log ऑफ 40 बाय 50 बाय log ऑफ 50 बाय 60। इसी को लिखें 10 log 40 माइनस log 50 log 50 माइनस log 60, और जीरो हटा सकते हैं, सबके जीरो काट दो। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनमें बेस क्या है, बेस e है कि बेस 10 है। वजह है क्योंकि रेशियो में है तो वो बेस वाला फैक्टर कट जाएगा, तो मैं दोनों जगह log 10 मान लूं। वैसे इंटीग्रेट करने पे log e आएगा, लेकिन चूंकि दोनों ऊपर भी log नीचे भी log, वो रेशियो में कट जाएगा, बेस 10 मान सकता हूं। log 10 4.6020, log 10 5 0.699 बाय log 10 5 0.699, log 10 6, log 2 और log 3 का समेशन है 81778, सॉरी log 2 और log 3 का समेशन है, हाँ, 0.7781, ये बना। ये देखते हैं कितना बन रहा है, 10 टाइम्स 0.699 0.06020, तो 97097, ये कितना बना 7781699, तो इसको 699, चलो 1, इसको 7 ही ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। यहां एक बढ़ा दो, यहां एक कम कर दो, तो 0.077 ये बना, ये आया। तो ये क्या आया जब हमने एग्जैक्ट लॉग से कैलकुलेशन की। ठीक है, अब जरा इंटरेस्टिंग चीज जो मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि ये मैंने कैलकुलेशन किए क्यों एग्जैक्ट 12.24 है ना। ये तो मेरे ख्याल से अंडरस्टूड है कि टेम्परेचर का ग्राफ आप समझते हैं कि कहां से चालू हो रहा है, 80 से 70 ऐसे, और फाइनली जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वहां जाके रुक जाएगा, और सराउंडिंग कितना है 20। तो ऐसे ग्राफ बन रहा है, तो 80 से 70, 70 से 60। तो अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे मान लूं कि यहां से एक स्ट्रेट लाइन, यहां दूसरी स्ट्रेट लाइन, इसको छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन में तोड़ दूं, तो मेरा ग्राफ बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, काफी क्लोज रहेगा। कि यहां एक लीनियर ग्राफ अलग मान लूं, यहां लीनियर अलग मान लूं। और अगर लीनियर मान रहा हूं मैं इस हिस्से में, तो एज्यूमिंग लीनियर क्या बना, तो एज्यूमिंग लीनियर यहां से यहां तक रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 80 माइनस 70, टाइम कितना लगा 10 मिनट, डिग्री सेल्सियस पर मिनट, 80 माइनस 70 10 मिनट में, ये रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है, इज इक्वल टू माइनस के। अब दिक्कत क्या थी कि ये T माइनस टी नॉट लिखा है, और टेम्परेचर तो वेरिएबल है, यहां 80 अलग है, यहां 70 अलग है, तो यहां 80 का सराउंडिंग से जब घटाऊंगा तो ये डिफरेंस कुछ और आएगा, ये कुछ और आएगा। तो क्यों ना मैं इसका एवरेज ले लूं, लीनियर वेरिएशन है तो 80 माइनस 20 60, 70 माइनस 20 50, एवरेज आया 55। तो यहां हम क्या लिखें कि मतलब हम क्या लिख रहे हैं इसको, T1 माइनस T2 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस के T1 प्लस T2 बाय 2 माइनस T0। इसी लॉ को हम
ऐसे समझ लेते हैं। क्या लिखा है ये? फॉल इन टेम्परेचर, फॉल इन टाइम। तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर माइनस के टाइम्स ये एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस है। जब टेम्परेचर T1 था उस समय रेट थी T1 माइनस T0। जब टेम्परेचर T2 है उस समय रेट है K T2 माइनस T0। तो क्यों ना मैं एवरेज रेट ले लूं, तो इन दोनों का एवरेज यही लिखा है। तो हमने न्यूटन्स लॉ को स्लाइटली रीडिफाइन कर दिया। हमने कहा कि दो टेम्परेचर में जो एवरेज है वो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब न्यूटन ने खुद अप्रोक्सीमेशन लिया था T⁴ वाला, थोड़ा हमने ले लिया। देखते हैं कितना अंतर आता है ऐसा लेने से, कम लॉग तो नहीं करना पड़ेगा। ये लिया तो 80 से 70 जाने में एवरेज टेम्परेचर 75 है, ये 20। तो ये समझिए 75 माइनस 20 एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम द सराउंडिंग। दूसरे में 70 से 60 जा रहे हैं, ये T है माइनस K। तो 70 से 60 एवरेज 65 है और डिफरेंस आया 65 माइनस 20। तो ये बना 10 और 10 1, ये बना 1 इज इक्वल टू माइनस K टाइम्स 55। ये बना 10 बाय T इज इक्वल टू माइनस K टाइम्स 45। तो T इज इक्वल टू 10 टाइम्स 655 बाय 45। 5 से काटो, 9 11, 110 बाय 9, ठीक है। तो 9 1 9 2 18 2 2 और हमारा आंसर आया था 12.239, कुछ ऐसा। अब जरा देखें कि कितना क्लोज हमारा आंसर है। और चूंकि इतना क्लोज हमारा आंसर आने की वजह यह थी कि सोचिए लॉग में अगर मैं इसको छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से अगर जोड़ता तो बहुत बड़ा अंतर नहीं आ रहा है ग्राफ में, ठीक है। तो यहां पे मैंने छोटी छोटी जब स्ट्रेट लाइन से इसको जोड़ा तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया ग्राफ में, एक्चुअल ग्राफ में और इसमें। दैट्स वाई दोनों आंसर मैच कर रहे हैं। जब आंसर इतने मैच कर रहे हैं तो कौन मेहनत करे लॉग लेने की, क्यों ना हम न्यूटन्स लॉ ऐसे ही लिखें, ठीक है। इसका मतलब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लॉग वाला तभी लगाएंगे जब ऑप्शंस लॉग में होंगे या आंसर ही लॉग में पूछा है। अदरवाइज हमारा काम इस फॉर्मूले की जगह T इनिशियल माइनस T फाइनल बाय डेल्टा टाइम इज इक्वल टू माइनस K टाइम्स, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर K टाइम्स T इनिशियल प्लस T फाइनल बाय 2 माइनस T0। इससे काम चल जाएगा, ठीक है। चूंकि यहां फाइनल माइनस इनिशियल लिखना चाहिए तो यहां नेगेटिव आएगा, लेकिन इनिशियल माइनस फाइनल लिख दोगे तो नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। वैसे ही वो रेशो में कटना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वी विल कंसीडर न्यूटन्स लॉ लाइक दिस कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर हम ऐसे निकालेंगे। क्लियर है? तो हम इसको बाकी क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 100 to 90 in 5 minutes. Find time या find temperature after next 10 minutes. ये था assuming T surrounding is equal to 20 डिग्री सेल्सियस, जैसे क्वेश्चन ये था। तो पहला आया 100 माइनस 90, तो पहले फॉर्मूले लिख लेता हूं, डेल्टा T बाय डेल्टा T माइनस K T माइनस T0, और T कौन सा? एवरेज। तो डेल्टा T 100 माइनस 90 बाय टाइम 5 मिनट इज इक्वल टू K टाइम्स एवरेज टेम्परेचर। तो 100 और 90 का एवरेज कितना है? 95। सराउंडिंग कितना है? 20। सेकंड में 90 से पता नहीं किस पे गए, टाइम है 10 मिनट। इनिशियल 90 फाइनली T, टाइम है 10 मिनट इज इक्वल टू K टाइम्स 90 और T का एवरेज 90 प्लस T बाय 2 माइनस सराउंडिंग 20। सोचिए
फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल बाय टाइम इज इक्वल टू के टाइम्स एवरेज टेम्परेचर। और ये बस हमें रेशो लेना है। तो यहां 100 माइनस 10 10/5, यहां 90 माइनस टी, तो ये न्यूमरेटर में रखते हैं। तो 90 माइनस टी बाय 10/5 2 इज इक्वल टू के टाइम्स 90/2 45 प्लस टी माइनस 20, तो t/2 प्लस 25 अपॉन k टाइम्स 95 माइनस 20 75। के और कट गए, यहां 10 और 20 20 बचा। 90 माइनस टी इंटू 75 इज इक्वल टू 20 इंटू t/2 प्लस 25, तो 10t प्लस 500 70 इंटू 9, ये तो बहुत बड़ा है, 75t, तो 85t इज इक्वल टू 6250 बाय 85, ये टेम्परेचर आया। 5 से कट रहा है, 1250 बाय 17, ठीक है। अप्रॉक्स 1250 बाय 17, तो 119, 119 और 60 74 के आसपास। ठीक है, आंसर देखिए 74 के आसपास आया। अब अगर हम लीनियर वेरिएशन वही स्ट्रेट लाइन मानते तो 100 से 90 होता 5 मिनट में। तो इसी रेट के हिसाब से 10 मिनट में, 5 मिनट में 10 का चेंज, तो 10 मिनट में 20 का चेंज, तो आंसर होना चाहिए 70। अगर वही रेट चलती तो 5 मिनट में 10 का, तो 10 मिनट में 20 का, आंसर होता 70। लेकिन हमें पता है कि रेट स्लो हो रही है, तो हम 70 पे नहीं पहुंचेंगे। तो शायद आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि पहले यहां से यहां था, और अगर इसी रेट के हिसाब से आता तो 70, लेकिन ग्राफ मुड़ गया, तो आंसर 70 से बड़ा आएगा। 70 ये आया, एक्चुअल आंसर 74 है। तो शायद ये फील कर पा रहे होंगे कि जो रेट यहां थी वही रेट कंटिन्यू नहीं हुई, रेट कम हो गई। तो आंसर हमारा 70 डिग्री सेल्सियस इस तरीके से। तो 70 नहीं आया, 70 से बड़ा आया। एग्जैक्ट कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है कुछ मैंने मिस्टेक ना की हो। तरीका उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको करना है और टॉपिक खत्म हो गया। पेज 34, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 30, 31 और एक्सरसाइज 9। एक ही क्वेश्चन है शायद एक्सरसाइज 9 में, हाँ एक ही है। करो। हाँ, सॉल्यूशन देखें। 62 से 50 जा रहा है 10 मिनट में, और 50 से 42 जा रहा है 10 मिनट में। 62 से 50 गया 10 मिनट में, 42 and to 42 in next calculate the temperature at the end of next 10 minutes। तो अगले 10 मिनट में ये टेम्परेचर पूछा है कि कितना होगा, और ये 42 से ये। तो हमें सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं पता, तो यहां इक्वेशन फॉल ऑफ टेम्परेचर बाय टाइम टेकन माइनस के एवरेज 62 और 50 का 66 माइनस थीटा, सराउंडिंग का थीटा, 50 माइनस 42 बाय 10 मिनट माइनस के टाइम्स एवरेज टेम्परेचर 46 माइनस थीटा, और यहां 42 माइनस टी फाइनल टेम्परेचर बाय 10 मिनट इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स 42 प्लस टी बाय 2 माइनस थीटा। तो यहां सॉल्व करो तो थीटा निकल आया, थीटा इसमें सब्स्टिट्यूट करो, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अप्रोच हमें लिखनी चाहिए। ठीक है, और शायद कैलकुलेशन गड़बड़ है उसमें, क्योंकि लास्ट इक्वेशन मुझे लग रहा है बुकलेट में
लास्ट 10 मिनट में 42 माइनस 26 है, जो लेट इन द नेक्स्ट 10 मिनट के नीचे जो इक्वेशन लिखी है ये लिखी है 1/30 42 माइनस 26, सराउंडिंग सॉल्व करने पे आ गया 26। लेकिन लास्ट जो इक्वेशन लिखी है ये 42 की जगह 42 प्लस t/2 होना चाहिए, तब जाके बेहतर आंसर आएगा, जो कि हमने लिखा है। तो आंसर थोड़ा सा अलग आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। इलस्ट्रेशन 31, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 60 to 40 इन 7 मिनट। तो k टाइम्स 60 और 40 का एवरेज 50 माइनस 10। सेकेंड इक्वेशन इन नेक्स्ट 7, तो 40 माइनस t/7 इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स 40 प्लस t/2 माइनस 10। इस बार शायद सही किया है, इस बार कैलकुलेशन सही है रेशियो में, ठीक है। लॉग वाला तरीका भी ले सकते हैं, तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है दोनों से रफली 28 डिग्री आंसर आ रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज 9, 80 से 50 आने में 9 मिनट लगे, सराउंडिंग का माइनस k टाइम्स 80 और 50 का एवरेज बाय 2 माइनस सराउंडिंग, पहली इक्वेशन। 60 से 30 जाने में कितना टाइम लगेगा बाय t, k टाइम्स 60 प्लस 30 बाय 2 माइनस सराउंडिंग 20। ऑब्वियसली सेम बॉडी होनी चाहिए, तभी जाके k दोनों के कट पाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब DCT सॉल्व करिएगा, और बेहतर होगा थ्योरी अच्छे से पढ़ लें। चलो मिलते हैं अपन अगली क्लास में।